बच्चों बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 8 पॉलिटिक्स का चैप्टर 8 और इसका सेकंड वीडियो बच्चों हम लोग देखेंगे। और इस लेसन का नाम है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। पिछले वीडियो में काफ़ी चीज़ हम लोग इस लेसन से संबंधित पढ़े थे। मार्जिनलाइजेशन लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन अभी जस्ट हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। फर्स्ट वीडियो इसका जो बना था कि कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। दैट मीन्स थोड़ा आपको हम रिविजन दिलाते हैं कि कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन हुआ था जैसे कुछ निश्चित लोगों को मेन स्ट्रीम से, मेन धारा से सारे लोगों के बीच से अलग किया जाए। समुदाय के मेजोरिटी लोग या समृद्धशाली लोग, मजबूत लोग अलग रहें और कुछ कमजोर लोगों को, एक निश्चित समुदाय के लोगों को, कास्ट के लोगों को अलग किया जाए, कुछ अधिकार से भी उनको वंचित किया जाए। यह था आपका मार्जिनलाइजेशन। और आप देखें कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन दैट मीन्स किस तरह से उनको इस मार्जिनलाइज से लोगों के बीच में लाया जाए। क्या सरकार व्यवस्था करे, क्या जनता व्यवस्था करे, क्या समाज कैसे करे कि सारे लोग मिल के साथ में आगे बढ़े। ये आप इस लेसन में देख रहे हैं। तो पिछले वीडियो में आपने कुछ पॉइंट पे चर्चा किया था, कुछ एक्ट बने, कानून बने, सरकार क्या की, इस सब पे चर्चा किए थे। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों कुछ स्टोरी अच्छी लगती है ना, तो इसमें हम लोग कुछ स्टोरी देखेंगे और उस स्टोरी के माध्यम से समझेंगे कि आखिर सही भाई किस तरह से मार्जिनलाइजेशन होता है या उससे लोगों को अलग किया जाता है, मार्जिनलाइज से लोगों के बीच में लाया जाता है, मीन्स लोगों के साथ मार्जिनलाइज ना हो, इसके लिए सरकार क्या करती है, या हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इन स्टोरियों से। तो इस वीडियो में हम लोग ये पॉइंट है जिस पर चर्चा करेंगे। पहला हम देखेंगे प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी। बच्चों दलित और आदिवासी कौन है, उनके राइट को, उनके अधिकार को किस तरह से सुरक्षित किया जाए, पहला पॉइंट ये है। सेकंड स्टोरी ऑफ रतलाम एंड कबीर। दो स्टोरियां हम लोग पढ़ेंगे इसमें लगातार। फिर SC एंड ST एक्ट 1989 आपको हम वकील बनाते हैं, इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कानून क्या होता है। अगला पॉइंट देखेंगे बच्चों मेंटेनेंस। एक बहुत ही गलत व्यवस्था थी जो हमारे देश में ओनली इन आवर कंट्री थी, उसके बारे में देखेंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 यह एक कानून है। तो भाई वकील बना रहे हैं ना, तो इस कानून के बारे में लास्ट में फिर देखेंगे बच्चों। चलिए कम टू द पॉइंट। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी। दलित और आदिवासी, मुख्य रूप से आदिवासी हमने आपको कई बार बताया पिछले वीडियो में, यहाँ पे भी फिर आप समझिए आदिवासी ट्राइबल पीपल हु स्पेशली बिलोंग टू द फॉरेस्ट, जंगल से संबंध रखने वाले जो जंगलों में रहते थे, उनके वेशभूषा अलग थी, रहन सहन अलग था, पहनावा अलग था, खान पान अलग था। दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ ट्राइबल और आदिवासी। उन्हें ट्राइबल्स पीपल या आदिवासी लोग के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। एजुकेशन उनकी कम होती है, उनको राइट कहाँ से दिया जाए, दलित भी समझ लीजिए। दलित स्पेशली अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम या हमारे नियम और कानून के अनुसार एक निश्चित कास्ट के व्यक्ति को दलित का रूप दिया गया है। सम अदर सेंटेंस आल्सो वी कैन से, कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल गरीब हो, जिसका स्टैंडर्ड बिल्कुल बिलो हो, एजुकेशन के मामले में उनकी क्षमता कम हो, कोई एम्प्लॉयमेंट ना हो, रहने का सिस्टम ना हो, मकान पक्का ना हो, इस तरह के लोगों को इस तरह के नाम से इंडिकेट किया गया दलित। एक निश्चित समुदाय और कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग। तो बच्चों इनके दलित और आदिवासी के राइट को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, इनको किस तरह से दिया जाए, क्या दिया जाए, अरे भाई फंडामेंटल राइट, इनके अधिकार, देश के अधिकार जो देश ने सारे लोगों को दिया है,
इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं स्टोरी ऑफ रतलाम्स। चलिए बच्चों, रतलाम्स की स्टोरी हम लोग देखेंगे। एक समय की बात है बच्चों, एक गांव था। उस गांव में क्या था, उस गांव में एक ऐसी रीति रिवाज, ऐसी परंपरा थी। क्या परंपरा थी? ध्यान से सुनिए, आनंद आएगा। परंपरा क्या थी भाई कि वहां पे हर 5 साल में एक त्योहार मनाया जाता था, और जो त्योहार फेस्टिवल मनाया जाता था, उस फेस्टिवल में अगल बगल के 20 गांव के ब्राह्मण लोग, पुजारी लोग आते थे, और उस गांव का दलित व्यक्ति, आ गया दलित ना भाई, दलित व्यक्ति, एक निश्चित जाति का व्यक्ति उन लोगों के पैर को धुलता था। वही जाति का व्यक्ति उन जाति के सारे लोगों के पैर को धुलता था, और भी लोग उसी जाति के, नहीं एक ही व्यक्ति सारे लोगों के पैर धुलते। अरे भाई, एक ही व्यक्ति धुले या कई व्यक्ति धुले, लेकिन उसी जाति का, एक निश्चित कास्ट का, बिलो कास्ट जिसे बोला जाता है, जिसे आप दलित कह सकते हो, उस दलित कास्ट का व्यक्ति उन सारे लोगों को पैर को धुलता था, उन्हें शुद्ध करता था। क्या था ये? फेस्टिवल का शुरुआत था, सेरेमनी, स्टार्टिंग प्रोग्राम, ऐसे त्योहार शुरू होता था वहाँ पे। हर बार भाई वो लोग आए और वही जाति का व्यक्ति, उसी परिवार का व्यक्ति ट्राई टू बिगिन द फंक्शन, अपना कार्य शुरू करे। तो क्या इसी तरह लगातार चलता रहा। एक थे रतलाम जो थे, इनके पेरेंट्स ये काम करते आए थे, इनके दादा, इनके पिताजी। समय बदलता गया, पिता के बाद भाई रतलाम का नंबर आया, और जब रतलाम का नंबर आया तो भाई रतलाम तो कहीं न कहीं से एजुकेशन प्राप्त कर चुके थे, और जब एजुकेशन प्राप्त कर चुके थे, ही वाज ए स्टूडेंट एज अ इंजीनियरिंग, वो इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। कौन? रतलाम। जब रतलाम इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, इन्होंने कहा बी एजुकेटेड, You all are also educated. What the means of this? भाई ऐसा क्यों हो? क्यों इस तरह की एक्टिविटीज को करने के लिए निश्चित कास्ट के लोगों को अलग अलग वर्क दिया जाए? I don't going to do, मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ, मैं पैर नहीं दूंगा। उसने कह दिया रतलाम ने, भाई ये तो गजब रीति रिवाज है, गजब उल्टी सीधी परंपरा है, किस तरह की असमानता फैलाई जा रही है। मैं पैर धोने का कार्य नहीं करूंगा, इस रीति रिवाज को, इस परंपरा को, इस ट्रेडिशन फेस्टिवल को बंद कर दिया जाए। सारे लोगों के मन में बड़ा ही अचंभित भाव आ गया, वहां के दलित कास्ट के और ब्राह्मण जनरल कास्ट के लोगों के भी। अरे भाई ये क्या नई व्यवस्था ला रहा है? ये तो देश को उलट पलट के रख देगा, सारी देवी देवताओं को नाराज कर देगा, पूरे गांव के देवी देवता श्राप दे देंगे। उसको कहा गया मत करो ऐसा, लाइन पे आ जाओ भाई, पुरानी रीति रिवाज में बंधे रहो, उस तरह का कार्य करो, नहीं तो गांव के देवता गांव के लिए श्राप दे देंगे, सारे गांव में बहुत बड़ा अकाल आ जाएगा। वो कहा मैं पढ़ लिख के इंजीनियरिंग बनने जा रहा हूँ, इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड बेटर देन यू इन विच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में कम और नॉट। उसने कहा भाई मैं समझ रहा हूँ, एजुकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आई विल गिव ए न्यू चांस, मैं नई व्यवस्था दे रहा हूँ लोगों को, मैं इस व्यवस्था को तोड़ रहा हूँ, आज बंद कर रहा हूँ। ऐसे स्थिति में सारे लोगों में नाराजगी हुई। एक बार रतलाम के परिवार के, पड़ोस के, उनके समाज के लोगों ने कहा अरे बेटा व्हाट इज दिस, डोंट डू एनीथिंग, ऐसा मत करो, ये मेजोरिटी के लोग, ये मजबूत लोग, दबंग लोग क्या करेंगे, व्यवस्था को चलने दो, नहीं तो बहुत मारे पीटेंगे, बहुत सताएंगे, और हम आप कहाँ काम करने जाएंगे, इन्हीं के खेतों में काम करते हैं, इन्हीं के यहाँ मजदूरी करते हैं, तो हमारा आपका परिवार चलता है। सो दिस इज द आवर
भाई ये तो अब मजबूरी बन चुकी है। रतलाम पढ़ा लिखा था भाई, कितनी बार होता है। उसने कहा नो सिस्टम है चेंज ना, उसने बदल दिया व्यवस्था को। लोगों के अंदर में बहुत नाराजगी हुई। फिर उस समुदाय के लोग जो पैर धुलवाने आया करते थे उन्होंने प्लानिंग बनाया, ये तो बहुत गलत है, हमारा अपमान है, हम लोगों का इंसल्ट कर रहा है, अब इसको कोई ना कोई सबक सिखाया जाएगा। लोगों ने प्लानिंग बनाया, क्या किया, उस रतलाम को और उसके परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया कि इस व्यक्ति को, इसके परिवार को कोई न कोई व्यक्ति समाज में कभी बुलाएगा नहीं, खाने के लिए, पीने के लिए, ना इनके यहाँ कोई जाएगा। ऑर्डर पास हो गया। किसकी हिम्मत थी ब्राह्मणों के खिलाफ जाए, भाई व्यवस्था बदल गई। फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। लोगों ने कहा अब भी गलत है, अब भी कम है। ब्राह्मणों ने कहा ऐसा प्लान बना के कि रतलाम और उसकी माँ केवल वही लोग रहते हैं, फादर तो खत्म ही हो गए हैं। रात में ये लोग क्या किए, जाके उसके घर में जो झुग्गी झोपड़ी कमजोर गरीब बेचारा था उसके झोपड़ी में आग लगा दी। किसी तरह रतलाम उसकी माँ जान बचा के निकल के भागे, वस्तु गए, उनको जानकारी हो गई दे आर डूइंग लाइक दिस वर्क, वो समझ गए। रतलाम किसी तरह जाके पुलिस चौकी में FIR किया, उनके खिलाफ SC ST एक्ट जो बना था उसके अंडर में कंप्लेन किया। सो स्टूडेंट्स, इसके द्वारा क्या हुआ, कंप्लेन करने के बाद पुलिस व्यवस्था आई, मीडिया आई, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां आई, जांच करने वाले लोग आए। लोगों को लगा अरे ये क्या इस गांव में चल रहा है, किस तरह की गैर परंपरागत व्यवस्थाएं चल रही है, समाज को, देश को पीछे करने वाला कार्य चल रहा है। इस व्यवस्था को बंद कर दिया जाना चाहिए। जबरदस्त विरोध होने के बाद उस व्यवस्था को वहां से एंड कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। सो स्टूडेंट्स, रतलाम हैज बिकम एज अ हीरो ऑफ दैट रिलीजन, दैट ग्रुप्स, दैट सोसाइटी। उस समय वह अपने ग्रुप का, अपने समाज का, उस क्षेत्र का हीरो, लीडर जैसे बन गया। कहा गया अरे इसने सचमुच व्यवस्था बदल दिया, इक्वलिटी जैसे कार्य होना चाहिए सो ये कर रहा है। बच्चों, दिस इज द स्टोरी ऑफ रतलाम। आपके समझ में क्या है इस कहानी से? इस कहानी में आपने देखा व्हाट इज मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड इसी को तो कहते हैं, एक निश्चित समुदाय के लोग अपना पैर लेके बैठ जाए भाई, और दूसरे समुदाय के लोग जिसको आपने मार्जिनलाइज्ड किया है वो पैर धुलें। आखिर जो पैर धुल रहे हैं वही अपना पैर लेके बैठ जाए, और जो धुलवा रहे हैं वो पैर धुलने का काम करें, तब तो इक्वलिटी होगी, तब मार्जिनलाइज नहीं होगा। लेकिन जब एक निश्चित समुदाय हमेशा बैठने का कार्य करे, दूसरा उसका सेवा जैसे सेवा से भी निम्न स्तर का कार्य करे, दिस इज कॉल्ड एज अ सिस्टम ऑफ मार्जिनलाइज्ड। इसे मार्जिनलाइजेशन व्यवस्था कहा जाता है बच्चों, जिसे हाशियाकरण व्यवस्था से, मेन स्ट्रीम से, मेन धारा से, मेन फायदे से वंचित कर दिया जाना। तो क्या था, दलित समुदाय को वहाँ पे रतलाम के ग्रुप को कैसे वंचित किया जा रहा था, किस तरह से उसने व्यवस्था का विरोध किया। तो बच्चों, अगला पॉइंट हम लोग दूसरी स्टोरी देखने जा रहे हैं। चलिए, कबीरदास। आप लोगों ने सुना है, बहुत लोगों ने सुना है, अंजनी सर के द्वारा। कबीरदास हिंदी के जानकार, फेमस, ही बिलोंग टू 15th सेंचुरी के कवि थे ये, 15वीं शताब्दी के। इन्होंने धर्म के बारे में, गलत रीति रिवाज के बारे में, रूढ़ियों के बारे में, परंपराओं के बारे में बड़ा विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। आपको याद है वो सेंटेंस जिसमें इन्होंने पत्थर पूजे तो हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़ ताते ऊंचा की भली इसका संसार। इन्होंने कहा भाई अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ को चल रहा हूँ पूजने, या फिर उस पत्थर को पूजने से बहुत अच्छा है उस पहाड़ को, वो पहाड़ को पूजने से और बड़ा भगवान मिले
मैं पहाड़ को पूजूंगा, लेकिन उससे अच्छी बात है कि आप उसको पूजिए भाई जो आपके घर में पत्थर की चक्की लगी होती है जिससे पीस के खाया जाता है, क्योंकि पाथर पूजने से, पहाड़ पूजने से हरे नहीं मिलते हैं भगवान, नहीं मिलते हैं। ऐसा इन्होंने विरोध किया। और इन्होंने क्या कहा बच्चों, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, चढ़ मिला भागदो का बहरा हुआ खुदा है। अरे भाई मस्जिद तो आपने बना लिया, उसके ऊपर चढ़ के मुर्गे की तरह माइक लगा के चिल्ला रहे हो, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, आपका भगवान बहरा है, आपको माइक लगा के बुलाने की आवश्यकता है। और अगर बहरा है क्या करेगा आपके लिए, आपके समाज को क्या करेगा जिससे आप डिमांड कर रहे हो, क्या आपकी समस्या दूर करेगा। कबीरदास जी ने कई तरह से इस सामाजिक बुराइयों का, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया। उनके नजर में कई तरह की सामाजिक समस्याएं होती, उसको सॉल्व करने का कार्य किया और उन्होंने एक चैलेंज देकर समाज को एक नया मार्ग निर्देश दिया। उन्होंने दिखाया, एक रास्ता बताया, इस रास्ते पे चलिए, उस घिसी पिटी रीति रिवाज और परंपरा को बदल दीजिए, शिक्षा में आ जाइए। शिक्षा आपको सब कुछ बताती है। विदाउट एजुकेशन यू नेवर कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज यू, व्हाट इज योर पोजीशन, व्हाट इज योर स्टैंडर्ड, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज कंट्री ऑफ। सो स्टूडेंट्स, आपके समझ में क्या आ रहा है, ये दोनों स्टोरियाँ क्या बताई, ये दोनों स्टोरियाँ बताती हैं कि किस तरह से, किस बहाने से, किस तरह से लोगों को अलग थलग किया जाता है, लोगों को कमजोर किया जाता है, लोगों को बांटा जाता है और खुद को मजबूत करने का कार्य किया जाता है। सो बच्चों, रतलाम कबीरदास, इन लोगों ने समाज को एक नई राह दिखाने का कार्य किया है, नया रास्ता दिखाने का कार्य किया है। जो इन लोगों ने विरोध किया रतलाम से और समाज के इस तरह के अन्य लोगों ने, रतलाम से एक स्टोरी है, इसी तरह बहुत सारे लोग आपके सामने आप हिस्ट्री में मिलेंगे जो आप 7th में आपने देखा था। कौन थे? स्कूल से किया गया बाहर दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि, बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे बच्चों। तो इस कारण से इन लोगों के इस प्रयास से क्या हुआ, SC एंड ST एक्ट 1989 एक कानून बना 1989 में। 1989 में यह कानून बना SC एंड ST एक्ट। इस कानून में क्या था? इस कानून में मुख्य रूप से था SC एंड ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989। मतलब अगर शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को कहीं से कोई जातिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से परेशान करता है, मारता है, पीटता है, शोषण करता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन करता है, उन्हें कानून से वंचित करता है, उनको अधिकार नहीं मिलता है, उनको वोट देने से परेशान करता है, कोई भी अधिकार उनका जाता है, इस एक्ट से हम अपने अधिकार प्राप्त करें भाई, उसकी खिलाफत करें, उसके खिलाफ मुकदमा करें, इस एक्ट से अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। सो दिस एक्ट हैज बीन मेड इन 1989। इसीलिए इस कानून को बनाया गया। इस तरह से कहानियाँ, इस तरह की घटनाएं, इस तरह के विरोध होने के कारण यह एक्ट अब भी प्रभावी है भारत देश में। इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैनुअल स्कैवेंजर बच्चों, भारत देश की सबसे वैध और गिरी हुई व्यवस्था थी जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है, न कहीं थी। क्या है यार, थोड़ा शार्ट में समझिएगा बच्चों। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें डिस्ट्रॉय या साफ सफाई का काम, गंदे नालियों का काम, जितने भी गंदे सामान आप सोच सकते हो, उस सारे गंदगी को साफ करने का कार्य एक निश्चित जाति के लोगों को दिया गया था। किसके द्वारा? समाज के द्वारा। ये समाज कब?
बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ योर कंट्री, देश स्वतंत्र होने के पहले। समझ आया बच्चों? मिनिमल स्कैवेंजर दैट मीन्स वो सारी साफ सफाई का कार्य ये निश्चित जाति के लोग अपने हाथों से या उसको सफाई करने का कार्य अपने सर पे उठा के किसी सामान में या किसी में बर्तन में डिब्बे में भर के सर पे ले जाए फेंके। एक जात के लोग सारी गंदगी को दिस वाज कॉल्ड एज अ मिनिमल स्कैवेंजर। यह व्यवस्था देश स्वतंत्र होने के पहले थी। व्यवस्था बदल गई स्टूडेंट्स, इसको परिवर्तित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इससे संबंधित कानून बना चुका है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने इस सिस्टम को दायित्व कर दिया है। सब सफाई का काम तो करना ही पड़ेगा, बट देयर इज नो दिस वर्क इज डूइंग बाय स्पेशल कास्ट। अब टेक्नोलॉजी आ रही है, सिस्टम आ रहा है, मशीन आ रही है, कोई कास्ट नहीं करेगी, व्यवस्था के द्वारा होगा, सिस्टम के द्वारा होगा। क्योंकि उस समय क्या था, अगर जो ऐसा करते थे जिससे ऐसा जबरदस्ती कराया जाता था, जिसको इस तरह कार्य करने के लिए जाना पहचाना जाता था, उन्हें समाज से डिप्राइव्ड किया गया था, वंचित किया गया था, सामाजिक प्राणी नहीं माना जाता था। अरे ये तो गंदगी साफ करने का कार्य करते हैं भाई, ये अगर आपके बगल से चले जाएंगे तो हम आप अशुद्ध हो जाएंगे। इनकी अगर हम पे आप पे परछाई पड़ गई तो भी हम आप अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि ये इस तरह का कार्य करते हैं। तो उसके आड़ में उन लोगों को अलग भी किया गया था, वंचित भी किया गया था। सो बच्चों, दिस हैज बीन चेंज नाउ। उन लोगों के साथ धीरे धीरे समय के साथ समाज के लोग आगे आए, व्यवस्था आगे आई, संविधान आगे आया, कानून आगे आया, और अब समानता का अधिकार हुआ। कानून ने सबसे पहला फंडामेंटल राइट आपने के संविधान ने दिया, राइट टू इक्वलिटी। समझ में आ गया? राइट टू इक्वलिटी, इस एक सेंटेंस ने सारी समस्या को जड़ से खत्म कर दिया। इक्वलिटी का मतलब है ये अगर मिनिमल स्कैवेंजर करना है तो एक ही जाति का व्यक्ति नहीं करेगा भाई। सफाई करने में भर्ती होनी है तो सब लोग जाओ। व्हाट इज द मीन्स टू गोइंग ओनली ए स्पेसिफिक कास्ट और रिलीजन? एनी पर्सन मे गो एंड डू योर वर्क बिकॉज इन हियर हैव नो एनी डिफरेंस according to the caste and religion. So students, last point which we are going to understand, that is the First Right Act। या फॉरेस्ट राइट एक्ट यह भी स्पेशली संबंधित है आदिवासियों से, ट्रिबल पीपल से। वो लोग जंगलों में रहते थे, उन लोगों को जंगलों से वंचित कर दिया जा रहा था, जंगलों को उनको छीन लिया जा रहा था। वहाँ से बहुमूल्य लकड़ियों को, कीमती मेटल्स को, धातुओं को उनसे लेकर उनके जंगलों को जबरदस्ती कब्जा कर लिया जा रहा था, उनको मारा पीटा जा रहा था। इसलिए उनके डिमांड पर एक कानून बनाया गया। कब? 2006। कानून तो इसके पहले भी बहुत बने थे, ब्रिटिश ने भी खूब कानून बनाया फारस से संबंधित। ब्रिटिश ने जितना कानून बनाया होगा उसका 70% कानून तो फारस से ही संबंधित है। क्यों? क्योंकि उस समय मैक्सिमम लोग फॉरेस्ट में ही तो रहते थे। भारत की मैक्सिमम खनिज संपदा, फेमस माइंस वाज प्रेजेंट कंसर्निंग द फॉरेस्ट। जंगलों में ही तो सारे माइंस, सारे मेटल्स, बहुमूल्य धातुएं और कीमती लकड़ियां मिलती थी। इसलिए मैक्सिमम कानून ब्रिटिश ने फॉरेस्ट संबंधी बनाया था। फॉरेस्ट को रिजर्व पब्लिक अलग तरह से घोषित की थी कि रिजर्व फॉरेस्ट है, इसमें भाई केवल ब्रिटिशर्स रहेगा, इसमें अच्छी लकड़ियां होती हैं, बड़ी बड़ी टिम्बर्स होती हैं, इसका यूज अपने हिसाब से ब्रिटिशर्स करेगा, जहाजों में करेगा या रेलवे ट्रैक में करेगा या अपने घर में करेगा, जहाँ उसकी इच्छा हो वहाँ करेगा। लेकिन ये रिजर्व है, इंडियन उसमें नहीं जाएगा, फॉरेस्ट के आदिवासी नहीं जाएंगे, ट्रिबल्स पीपल को अधिकार नहीं है। इट वाज लॉ बाय द ब्रिटिश के समय में कानून बना था। और धीरे धीरे समय के साथ कानून बदलते गए, बनते गए। आपके इस समय कानून बना फॉरेस्ट राइट एक्ट। इस कानून में व्यवस्था की गई किसी भी फॉरेस्ट के व्यक्ति को, कोई अदर कम्युनिटी का व्यक्ति, अदर मेजोरिटी का व्यक्ति, उनको जबरदस्ती वहाँ से
वंचित नहीं कर सकता, उनको वहाँ से नहीं हटा सकता। विदाउट ए सिस्टमेटिक वे, विदाउट ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ योर गवर्नमेंट अगर इम्पोर्टेंट समझती है, गवर्नमेंट अगर कॉज समझती है तो रीजन देगी, कारण देगी और उसके लिए उन्हें स्पेशल प्लेस देगी, उसका मुहैया या कंपनसेशन क्षतिपूर्ति दिया जाएगा, तब उनको वहाँ से अलग किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आर यू अंडरस्टैंड? आर यू अंडरस्टूड सो मेनी थिंग्स concerning confronting marginalization? So students, confronting marginalization, I think you will have to understand perfectly. हमारे ख्याल से बच्चों आपके समझ में आ चुका है, वेरी स्टूडेंट। सो आपने महत्वपूर्ण पॉइंट को समझा बच्चों। आपका सेकंड वीडियो का लेसन था, आपने दलित के बारे में देखा, आदिवासी देखा, रतलाम स्टडी की स्टोरी देखा, SC/ST एक्ट देखा, इसके व्यंजन समझा, सो बैड वर्क और फर्स्ट एक्ट देखा बच्चों। तो यह आपका सेकंड वीडियो था और इसके बाद बच्चों हम लोग अब कहाँ मिलेंगे? अगले वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, टू ऑल ऑफ यू।